नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट मामले में एक और प्रमुख साजिशकर्ता जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। इस हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसे एक कार के जरिए तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल करके किया गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीकुंड का रहने वाला आरोपी दानिश इस आतंकवादी हमले की योजना बनाने में मुख्य आतंकवादी डॉक्टर उमर उन नबी के साथ सक्रिय रूप से शामिल था। डॉक्टर उमर उन नबी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर था, जिसकी पहचान फॉरेंसिक जांच में विस्फोट में मारे गए आत्मघाती हमलावर के रूप में हुई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत से उनको तत्काल सौंपने की मांग की। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन पर क्रूर दमन के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अगस्त 2024 से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रही हसीना को ट्रिब्यूनल में उनकी गैर मौजूदगी में दोषी ठहराया गया। ट्रिब्यूनल ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को फांसी की सजा सुनाई है। इसी बीच अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक औपचारिक पत्र में भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच 2013 के प्रत्यर्पण संधि के तहत यह अनिवार्य जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को किसी अन्य देश द्वारा शरण देना अत्यंत अशोभनीय कार्य होगा और न्याय के प्रति खुली अवहेलना होगा। पत्र में जोर दिया गया है कि भारत को इन दोषियों को बांग्लादेशी अधिकारियों के हवाले करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने ढाका में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के फैसले को नोट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश में सभी संबंधित पक्षों से रचनात्मक बातचीत जारी रखेगा। इस फैसले के बाद बांग्लादेश की सियासत में हलचल पड़ गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। शेख हसीना ने उनको सुनाई गई सजा पर बयान दिया। उन्होंने एक लंबे बयान में आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा यह फैसला एक धांधली वाले ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाया गया, जो गैर निर्वाचित सरकार द्वारा स्थापित और संचालित है, जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। यह पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। मौत की सजा की उनकी घृणित मांग में अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी तत्वों की खुली और हत्यारी मंशा झलकती है, जो बांग्लादेश की आखिरी निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और अवामी लीग को राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने का प्रयास है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा को उनकी पार्टी अवामी लीग ने खारिज कर दिया। पार्टी ने एक बयान जारी कर अदालत के इस फैसले को दुर्भावनापूर्ण और बदले की भावना से प्रेरित बताया। अवामी लीग ने कहा कि हमें भरोसा है कि बांग्लादेश की जनता, अवामी लीग और सभी मुक्ति संग्राम समर्थक ताकतें इस फैसले के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगी। इसके साथ ही अवामी लीग ने 18 नवंबर को बांग्लादेश में बंद का ऐलान किया है। पार्टी ने 19 से 21 नवंबर तक देश भर में विरोध प्रदर्शन की भी बात कही है। अवामी लीग ने अपने बयान में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना को सजा सुनाने वाले ट्राइब्यूनल पर भी सवाल उठाए। बिहार में नई सरकार बनने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इससे पहले एनडीए सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भेजने का अधिकार दिया गया। सूत्रों के अनुसार 19 नवंबर को नीतीश कुमार अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा देंगे और 20 नवंबर को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। रविवार को नीतीश कुमार ने अपने आवास पर एनडीए नेताओं के साथ लंबी बैठकें की, जिसमें नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। गठबंधन सूत्रों के मुताबिक विभागों के बंटवारे में वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो टिकट बंटवारे में था। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर कई तरह के आरोप लगाए थे। अब इस मामले में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली हार के बाद रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए संजय यादव और रमीज ने कहा है।
ये दोनों तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी हैं। रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। इस मामले में अब तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर बात हुई। इसके अलावा बैठक में भारत रूस 23वीं वार्षिक शिखर बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। भारत और रूस के बीच 23वीं वार्षिक शिखर बैठक होने वाली है। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करेंगे। भारत ने एलपीजी आयात को लेकर अमेरिका के साथ बड़ी डील की है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका के गल्फ कोस्ट से एलपीजी आयात करने का 1 साल का समझौता पूरा कर लिया है। इस डील के तहत भारत 2026 में 2.2 मिलियन टन एलपीजी अमेरिका से खरीदेगा। यह अमेरिका से भारतीय बाजार के लिए किया गया पहला बड़ा और स्ट्रक्चर्ड एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट है। मंत्री पुरी ने कहा, यह मात्रा उस साल भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 10% होगी। भारतीय ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टीमें पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के उत्पादकों से बातचीत कर रही थी, जो अब पूरी हो गई है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भारत को अमेरिका की ओर से 50% तक का टैरिफ झेलना पड़ रहा है, जिसमें रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त पेनल्टी भी शामिल है। सरकार का कहना है कि भारत आगे भी अमेरिका से अधिक ऊर्जा आयात करने की कोशिश करेगा। भारत दिसंबर के अंत तक अपना नया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी एनडीसी यानी जलवायु लक्ष्यों का अपडेटेड प्लान और बायएनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट यानी बीटीआर जारी करेगा। ये जानकारी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को ब्राजील के बेलेम शहर में दी, जहां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक हो रही है। पेरिस समझौते के तहत हर देश को 2025 में अपना अपडेटेड एनडीसी जारी करना जरूरी है। इसमें बताया जाता है कि देश फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल के इस्तेमाल से कैसे दूर जाएगा और ऊर्जा दक्षता कैसे बढ़ाएगा। भारत के नए एनडीसी में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अगले कई सालों की रणनीति और स्वैच्छिक कदम शामिल होंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.